हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में दो टॉपिक्स हैं। एक फर्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी एंड सेकंड है थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? जब आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन में जो है क्रियाकारक से क्या मिलता है, हमें उत्पाद मिलता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्टेंट को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आवश्यक होती है उत्पाद बनाने के लिए, हम उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन भी देखते हैं, जिसको हम बाय ग्राफ समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये दो ग्राफ एनर्जी डायग्राम मैंने बना रखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम में आप देखेंगे ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंड सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। यहाँ पर आर का मतलब है रिएक्टेंट क्रियाकारक, पी का मतलब है उत्पाद। तो अगर क्रियाकारक से उत्पाद बनते वक्त एनर्जी निकलती है तो वो रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। और उत्पाद रिएक्टेंट से उत्पाद बनते वक्त अगर एनर्जी कंज्यूम होती है तो वो रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो आप इन रिएक्शंस के लिए हम देखते हैं कि ये क्रियाकारक है, इसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो रहती है, और ये उत्पाद है और ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? आवश्यक होती है उत्पाद बनाने के लिए, क्रियाकारक से उत्पाद बनाने के लिए। तो हम इसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। आप देख सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो हमें उससे क्या मिलता है? एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त होती है। उसके बाद में अब हम देखेंगे कि हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आरएनएस इक्वेशन दी गई है। ये आरएनएस इक्वेशन, यहाँ पर क्या है? रेट कांस्टेंट, और ये क्या है यहाँ पर? एक्टिवेशन एनर्जी। तो रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में क्या मिलेगा? आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन मिलता है। तो इट इज़ एन एम्पिरिकल इक्वेशन दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एट ऑफ ए रिएक्शन हैविंग ए रेट कांस्टेंट के एट टेम्परेचर T। अब यहाँ पे आप जो है एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर इस रिएक्शन का क्या लेना पड़ेगा? लॉग। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये लॉग लिया है। फर्स्ट में क्या है? लॉग का बेस क्या है? E। सेकंड में लॉग का बेस क्या है? 10। यहाँ पर जो K है वो है रेट कांस्टेंट, A यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, EA यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T यहाँ क्या है? टेम्परेचर। देखिए जो A है इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। उसका कारण है कि जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या है? उसका कोई मात्रक नहीं है। तो जो K का मात्रक है वही क्या मात्रक होगा? A का। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो K का मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स 1 होता है। इसलिए A का मात्रक भी क्या हो जाएगा? 1/2। और जो 1/2 जो मात्रक होता है वो किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। इसलिए हम इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे log K एंड 1/T के बीच में, तो इस ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है उस स्लोप के माध्यम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि कोई रिएक्शन है, अगर हम उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे संपन्न करवाते हैं तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट है वो क्या है? K1 एंड K2। तब हम जो है रेट कांस्टेंट का तुलना कर सकते हैं आरएनएस इक्वेशन की सहायता से। तो ये आप देखिए, ये जो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट क्या है? K1। टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट क्या है? K2। तो ये K1/K2 लिखा है। इसका हम क्या करेंगे? लॉग लेते हैं। यहाँ पे लॉग का बेस क्या है? E। और जब लॉग 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.303। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम जो है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो है, अगर हम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट है जो
2 से 3 गुना बढ़ता है। देखिए टक्कर तो 200 से 300 गुना बढ़ जाती है, लेकिन रेट कांस्टेंट कितना गुना बढ़ रहा है? 2 से 3 गुना ही बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक बार आप देखेंगे कि जो रेट कांस्टेंट T डिग्री सेंटीग्रेड पर और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेट कांस्टेंट है उनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और यहाँ पे आप इस ग्राफ से, इस डायग्राम से देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ ए गिवन पोटेंशियल एनर्जी, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी संख्या क्या हो रही है? डबल हो रही है। इसलिए रेट कांस्टेंट कितना गुना बढ़ रहा है? 2 से 3 गुना बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद में हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लिंडेमान थ्योरी। इसमें आपको क्या करना है? इसमें जो यूनिमोलिकुलर मानी कितने अणु क्रियाकारक के रूप में हैं? सिंगल क्रियाकारक अणु है जो जब वो रिएक्शन में भाग लेता है और उत्पाद बनाता है तो वो उत्पाद कैसे बनता है एवं उसकी मैकेनिज्म क्या हो सकती है वो हम इस थ्योरी के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो यूनिमोलिकुलर है वो क्या करेगा? कोलिजन के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ कोलिजन, एनर्जी गेन करता है और एक एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। आप ये देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अपने समान रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कोलिजन करता है और एक एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बनाता है जो वापस से क्या होता है? डिकम्पोज होता है। देखो बैक रिएक्शन भी हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये डिकम्पोज होके वापस से क्रियाकारक बनाता है और ये फर्दर रिएक्शन में भी भाग लेगा। देखते हैं मैकेनिज्म। ये देखिए आप, फर्स्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर ये एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है और ये डिकम्पोज भी हो रहा है यहाँ पर, और ये जो है फर्दर उत्पाद भी बनाता है। ठीक है। तो ए है जो एनर्जाइज्ड ए मॉलिक्यूल है हैज़ एक्वायर्ड सफिशिएंट वाइब्रेशनल एनर्जी टू अनेबल इट टू आइसोमराइज और डिकम्पोज। 2 घटनाएँ हो सकती हैं, आइसोमर भी हो सकता है, आइसोमराइज भी हो सकता है और डिकम्पोज भी हो सकता है। इस रिएक्शन के लिए हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग करते हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का, इसमें क्या करना है? आपके को रेट इक्वेशन लिखनी है। जो एनर्जाइज्ड ए मॉलिक्यूल है इसके रेस्पेक्ट में रेट इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये जो फर्स्ट यहाँ जो है ये क्या है? फॉर्मेशन हो रहा है इसका। सेकंड में क्या हो रहा है? ये डिकम्पोजिशन एंड आइसोमराइजेशन या जो उत्पाद का निर्माण है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमने ये रेट इक्वेशन लिखा है। और फिर जब हम इसको इक्विवेलेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो एनर्जाइज्ड ए मॉलिक्यूल है उसकी सांद्रता हमें इक्वेशन के रूप में मिलती है। अब आपको क्या करना है? ये जो रिएक्शन है जिससे हमें उत्पाद मिल रहा है उस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे? रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने रेट इक्वेशन लिखी है और ए का मान कहाँ से आया है? जो भी आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ से ए का मान हम पुट कर देते हैं। अब देखिए आगे, ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है। इस पे आपको कंडीशंस लगानी है, लो प्रेशर पे, एक हाई प्रेशर पे कंडीशंस। ये 2 कंडीशंस हैं। अगर आप दोनों कंडीशंस लगाते हैं तो आप देखेंगे जो फर्स्ट कंडीशन है लो प्रेशर में, इसमें जो रेट है वो कैसी आती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रियाकारक का स्क्वायर हो रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और जो हाई प्रेशर पे अगर आप कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर निकल के आती है। और अब हम इसे ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो है उसके लिए ग्राफ हमें निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। थैंक यू।